वेलकम बैक कैंडिडेट्स, आई एम चेतना मिश्रा फ्रॉम गेट फोरम कानपुर गेट फ्लायर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए। यहाँ पे ह्यूज वैकेंसी है 496। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंटेलिजेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच विल हेल्प यू टू सॉल्व इन दी एग्जामिनेशन, राइट। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो तुरंत आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले एक बार इसका पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे आपका एग्जाम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए को फर्दर जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके यहाँ पे 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। देन जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 15 क्वेश्चंस फॉर 15 मार्क्स। जनरल एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चंस फॉर 15 मार्क्स। एंड जनरल नॉलेज और अवेयरनेस 10 क्वेश्चंस फॉर 10 मार्क्स। तो टोटल यहाँ पे पार्ट ए जो है वो 60 मार्क्स का होगा, 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं पार्ट बी जो होगा उसमें आपसे फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10+2 लेवल के। और टोटल यहाँ पे पार्ट 2 में भी 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के। टोटल यहाँ पे टाइम मिलेगा अटेम्प्ट करने का 2 आवर्स का, 120 क्वेश्चंस फॉर 120 मार्क्स। तो ये तो हमने जाने यहाँ पे सिलेबस। अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं जनरल इंटेलिजेंस के कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द टर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, राइट। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले जब इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिले सीरीज के जहाँ पे अल्फाबेट्स हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फाबेट्स अपने लिए आप जो है रफ शीट पे जो है लिख लीजिए, राइट। सबसे पहले ये लिख लीजिए, जिससे आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। टोटल यहाँ पे टोटल जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं, राइट। मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब हमारे लिए इजी रहेगा, इट इज आई। तो क्वेश्चन हमें दिया है A1Z A1Z C3X E9V G14T एंड I98R। और नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट फाइंड आउट करने से पहले देख लेते हैं कि क्या रिलेशन यहाँ पे है। देखिए सबसे पहला है A और लास्ट में दिया Z, ठीक है। अगर हम बिगनिंग से काउंटिंग करेंगे तो A फर्स्ट प्लेस पे आता है, और अगर बैकवर्ड काउंटिंग शुरू करेंगे तो Z हमारा फर्स्ट प्लेस पे है, राइट। फिर C लिया और ऐसे ही X 1 2 3। तो जैसे इसकी प्लेसिंग 1 है, इसकी 3 है, ऐसे बैकवर्ड में Z की प्लेसिंग 1 होती है और X की 3। फिर E एंड V, E हमारा 5th प्लेस पे है फॉरवर्ड काउंटिंग में, और V हमारा बैकवर्ड काउंटिंग में 5th प्लेस पे है। फिर G हमारा 7th प्लेस पे, और अगेन T जो है बैकवर्ड काउंटिंग में 7th प्लेस पे आ जाएगा। देन I 9th प्लेस पे, और R भी बैकवर्ड काउंटिंग में हमारा 9th प्लेस पे। तो 1-1 का जो है यहाँ पे गैप वो दे रहा है, राइट। तो फॉरवर्ड में चलेंगे तो क्या आएगा, हमारा K आएगा, ठीक है। प्लेस छोड़ दिया नंबर के लिए, और बैकवर्ड में 1 का गैप छोड़ेंगे और क्या आ जाएगा, यहाँ पे P आ जाएगा। 11th प्लेस पे हमारा क्या है, फॉरवर्ड काउंटिंग में K और बैकवर्ड में P। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हालांकि ये हमें ऑप्शन में भी हम देखें तो ऑप्शन भी हमें जो सारे दिए सब में जो है फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस पे जो हमें अल्फाबेट दिया वो K और P दिया। मेन हमें फाइंड आउट करना है 1 3 9 14 98। तो इसकी क्या सीरीज जो है यहाँ पे रहने वाले, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो क्या नंबर दिए 1 3 9 14 98 एंड वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट वन। तो देखिए
यहाँ पे क्या किया गया है, 1 में हम +2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर क्या किया, नेक्स्ट में क्या किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया। देन 9 में 5 ऐड कर दिया तो 14 आया। तो यहाँ पे बेसिकली चल क्या रहा है, क्या लॉजिक है, एवरी टाइम व्हाट यू आर डूइंग, एक बार आप प्लस करते हैं, दूसरी बार आप मल्टीप्लाई करते हैं, और जो नंबर जो आप प्लस कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज अ प्राइम नंबर, दैट इज अ प्राइम नंबर। अब देखिए 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 7 होता है, सो 14 7 98। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कर चुके तो अब हम प्लस करेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 9 तो हमारा होता नहीं है प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 11। तो 11 जब हम प्लस करेंगे तो इट विल बी 109। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, K 109P। आंसर क्या आ जाएगा, K 109P। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन 1 जो है वो हमारा करेक्ट है। अल्फाबेट सीरीज अगर आपको जाननी है तो ये ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे ABCD रफ में पहले अपने पास जो आपको रफ शीट मिले उस पर लिख लीजिए, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे मैंने बोला टोटल 26 लेटर्स होते हैं, कई लोग इसको जो है 13 में भी डिवाइड करते हैं कि मतलब A से लेके M देन N to Z, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी जो हमें मिला है वो भी काइंड ऑफ अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है। हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या आएगी। सो ये हमारे फिर से मैंने एक बार अल्फाबेट्स जो है यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला अल्फाबेट है E और E के आफ्टर क्या है, H। E के आफ्टर हमारा क्या है, H है। सो 1 2 3, तो E में कितना प्लस किया हमने, 3 ऐड कर दिया। फिर H2J I J, राइट, I J, तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ, +2 हुआ। अब फिर J से M में कितने लेटर हमने प्लस किए, 1 2 3, +3 लेटर प्लस किए। फिर M से इट इज O, तो O में हमने +2 किए, N O। ठीक है, तो एक बार जो है 3 अल्फाबेट्स प्लस करता है, फिर 2 प्लस करता है, फिर 3 प्लस करता है, फिर 2 प्लस करता है। तो अब कितने होंगे, अब हमारे 3 प्लस होंगे। O में हम 3 ऐड कर देंगे, 1 2 3, तो हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट क्या होगा, R। अल्फाबेट हमें मिल गया, नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो वही ट्रिक हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे। 25 में हमने कितना प्लस किया, +2 किया, फिर +3 किया तो 30 आया। 30 में 2 प्लस किया तो 32, और फिर 32 में हमने 3 प्लस किया तो कितना आया, 35। तो अगेन नंबर में भी सेम कंसेप्ट लगा रहे, पहले 2 फिर देन 3 फिर 2 फिर 3, अब कितना प्लस होगा, 2 प्लस होगा। तो 35 में आप 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37। आंसर क्या आएगा, R 37। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 4 जो है वो हमारा सही है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो ये जो 2 क्वेश्चन अभी हमने करे जो जनरल इंटेलिजेंस के हैं, रीजनिंग के हैं, ये अल्फाबेट एंड न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चन है। काफी इजी होते हैं, बहुत आसानी से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं मार्क्स को। आपको बस सिंपल करना क्या है, आपको ये देखना है कि अल्फाबेट में क्या पैटर्न जो है वो फॉलो किया जा रहा है, मल्टीप्लाई में क्या पैटर्न जो है वो फॉलो किया जा रहा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर नंबर जो है वो बहुत ही स्टेडी, ठीक है ना, धीमे से जो है इंक्रीज किया जा रहा है, मतलब उसमें जो नंबर का जो इंक्रीज जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो इट मीन्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है ना। अगर नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है लेकिन आप उसमें देख रहे हैं कि बहुत शार्प इंक्रीज नहीं है या शार्प डिक्रीज नहीं है, इट मीन्स वहां पे प्लस या माइनस हो रही है। लेकिन अगर इंक्रीज बहुत शार्प है, मतलब
बहुत ज्यादा इंक्रीज है, इट मींस वहां पे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। डिक्रीज बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से नंबर को डिक्रीज किया है, मतलब 2 डिजिट का नंबर एकदम से 3 डिजिट का हो गया, या 2 डिजिट का नंबर है 10 है और 10 के बाद सीधा 50 आ गया, इट मींस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है। अगर शार्प इंक्रीज है तो ये ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लाई हो रही है, शार्प डिक्रीज है तो मतलब वहां पे डिवीजन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैंडिडेट्स, क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। यहाँ पे हमको जो है क्या दिया है क्वेश्चन में, रेफर टू द गिवन नंबर सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। एक हमको जो है पूरा एक सीरीज यहाँ पे बना करके जो है दी हुई है, विच इज ऑफ नंबर एंड सिंबल्स। किसकी है? नंबर और सिंबल्स की है। साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी मेंशन किया गया, इट इज लेफ्ट एंड इट इज राइट। मतलब कई बार क्वेश्चन जो हमें लेफ्ट हैंड से काउंट करने को दे देता है या राइट हैंड से काउंट करने को दे देता है कि कौन सा नंबर जो है या सिंबल जो है वो लेफ्ट हैंड से 14th प्लेस पे है या राइट हैंड से जो है 13th प्लेस पे है, तो इस तरीके का दे देता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जहां से सीरीज शुरू होती है, अगर वहां पे मेंशन नहीं है लेफ्ट राइट, तो जहां से हम सीरीज शुरू करते हैं दैट प्लेस इज कॉल्ड लेफ्ट, ठीक है ना। यहां से शुरू कर रहे हैं 5 से, तो दिस प्लेस इज कॉल्ड लेफ्ट, और जहां खत्म करते हैं दैट प्लेस इज कॉल्ड राइट एंड, राइट, उसको क्या बोलते हैं? राइट एंड बोलते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले और फॉलोड का मतलब होता है बाद में। तो ये जो पूरी सीरीज है उसमें ऐसे कितने सिंबल्स हैं, ठीक है ना, कितने सिंबल्स हैं जिनके शुरुआत में या जिनके जस्ट पहले जो एक नंबर आ रहा है और बाद में भी एक नंबर आ रहा है। ये जो NSN लिखा है मैंने, इसका मतलब है कि पहले नंबर होगा, देन सिंबल होगा, देन अगेन नंबर होगा, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने सिंबल हैं जिनमें बिल्कुल उनसे जस्ट पहले भी नंबर है और उसके जस्ट बाद में भी नंबर है। तो चलिए देख लेते हैं। नंबर से पहले हमें सिंबल चाहिए। देखिए 5 से पहले तो कुछ नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है। 6 से पहले हमें जो है ओके सॉरी, यहाँ पे सिंबल का क्वेश्चन है, सिंबल का देखना है। सिंबल से पहले नंबर होना चाहिए, बाद में नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहला सिंबल है हैश। सबसे पहला सिंबल क्या है? हैश। तो हैश से पहले भी नंबर है और हैश के बाद भी नंबर है, राइट। तो एक क्या बन गया 6 #2। फिर देखिए, फिर नेक्स्ट हमारा सिंबल आया परसेंटेज, और परसेंटेज से पहले भी नंबर दिया है कैंडिडेट्स और परसेंटेज के बाद भी हमें नंबर दिया, तो 2%, 5। अगला देखिए यहाँ है डॉलर। डॉलर से पहले तो नंबर है बट डॉलर के बाद क्या दिया, हमें सिंबल दिया, तो ये वाला कंसिडर नहीं करेंगे। फिर से आ जाइए सिंबल पे, यहाँ पे हैश है, यहाँ 1 है, तो ये भी नहीं कंसिडर होगा। @ से पहले 1 है लेकिन @ के बाद सिंबल दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए? नंबर चाहिए, ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर ये एंड का साइन है, एंड से पहले तो नंबर है बट एंड के बाद सिंबल है, ये भी नहीं चलेगा। अब ये वाला चलेगा, देखिए नहीं, परसेंटेज है, परसेंटेज से पहले एंड है, तो ये भी नहीं वर्कआउट करेगा। हमें सिंबल से पहले नंबर और सिंबल के बाद ये वाला 2 and 2, 2 and 2। फिर लास्ट में हमारा एक ये सिंबल आ रहा है परसेंटेज का। देखिए परसेंटेज से पहले भी नंबर है और परसेंटेज के बाद भी नंबर है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा बन गया 5%3, ठीक है। तो हमारे ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 4 बन गए, 1 2 3 4। कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 4 कॉम्बिनेशन बन गए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 3, ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो सही होगा। देयर आर 4 पेयर्स इन विच a symbol is preceded by a number as well as followed by a number, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। अपने लिए चाहे तो इस तरीके से रफ में जो है साइड में लिख लीजिए और उसके बेसिस पे देख लीजिए कि कितने इस तरीके के पेयर्स जो है वो हमारे बन रहे हैं, और जितने भी आपके पेयर बनेंगे दैट विल बी योर आंसर। Now question number 4,
कोडिंग डिकोडिंग का यहाँ पे हमें क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। जनरली 2 या 3 क्वेश्चन हमें कोडिंग डिकोडिंग के एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। अब वो कोडिंग डिकोडिंग जो है यहाँ पे जो दी हुई है एज पर दिस क्वेश्चन, ये अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग है। कई बार इसमें सिंबल्स की भी होती है, नंबर्स की भी कोडिंग डिकोडिंग होती है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड वाटर इज कोडेड एट TCVYY. Water is coded as TCVYY and freeze is coded as BCGPH. अब देखिए स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, यहाँ पे क्या पैटर्न है। यहाँ पे W, Y and R, T, चाहे तो जैसा कि ABCD हम लोग लिखते हैं, आपके पास लिखी ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग तो क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये लिखिए। अब W, Y, सो W के आफ्टर Y 1 2 2 प्लेसेस के बाद आता है, मीन्स W में 2 ऐड कर देंगे, देन इट विल बी Y। एंड द सेम वे R के आफ्टर T 1 2 अगेन 2 प्लेसेस के बाद आ रहा है, मतलब यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, +2 हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं A, Y एंड E, C। अब E के पहले आता है C, E जो होता है वो C से पहले आता है, और कितने प्लेस पहले आता है, 1 2। एंड सेम वे A से Y कितने प्लेसेस पहले आता है, 1 2। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो अल्फाबेट सीरीज हम लोग इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग में जो ABCD होता है वो सर्कुलर मोशन में रहता है, राइट। वो किस में रहता है, सर्कुलर मोशन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोथ, ठीक। तो A से Y कब आएगा, 1 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, -2 कर दिया, यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट्स, -2 कर दिया, यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है। अब क्या है, T और V, तो T के आफ्टर V 1 2, तो +2। सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो किया गया है। FH GH और Z के लिए क्या दिया, AB, तो यहाँ क्या किया गया, +2 किया गया, ठीक है ना, फर्स्ट और फिफ्थ आपके लेटर में। फिर R और E के लिए क्या किया, RP, तो यहाँ पे बैकवर्ड में हुआ QP, और E के लिए DC, यहाँ -2 हुआ। अब ये बीच वाला थर्ड जो लेटर है इट इज E, यहाँ पे +2 हुआ FG, ठीक है। तो जो फर्स्ट और लास्ट लेटर है उसमें +2 अल्फाबेट किए गए, सेकंड और फोर्थ लेटर जो है उसमें -2 अल्फाबेट किए गए, और जो मिडिल लेटर है, थर्ड लेटर है, उसमें +2 किया गया, राइट। हमें किसका कोड निकालना है, हाउ विल सॉलिड बी रिटन इन दैट लैंग्वेज, सॉलिड को किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट लेटर में हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट लेटर में हमें +2 करना है, और उनकी प्लेसेस जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी। S में +2 करेंगे, TU आएगा वो D के नीचे लिख देंगे, और D में +2 करेंगे EF, वो S के प्लेस पे लिख देंगे, ठीक है। अब हमारा क्या है, O और I, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ तो +2 कर चुके, यहाँ पे -2 करना है, ठीक है ना, बैकवर्ड चलना है। तो O से पहले 1 2, तो O का क्या आएगा आंसर, M आएगा, वो I के प्लेस पे लिख देंगे। I के लिए बैकवर्ड करेंगे तो HG, क्या आएगा, G आ जाएगा। और अब L के लिए मिडिल जो हमारी अल्फाबेट है इट इज L, यहाँ +2 होगा तो MN, ठीक है ना। L यहाँ दिया था,
1 2, तो क्या आ जाएगा N, कोड क्या बनेगा सॉलिड का FgNMu, FgNMu। ऑप्शन में देख लीजिए FgNMu नहीं है यहाँ पे, इट इज ऑप्शन 4 FgNMu। सो ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा आंसर? राइट, ऑप्शन 4 आंसर इज FgNMu। चलिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें प्रैक्टिस जो है वो करनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो इट इज ऑफ स्टेटमेंट इन कंक्लूजन, सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है। सीधा स्टेटमेंट देखेंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, सीधा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। स्टेटमेंट दी हुई है, सम बसेस आर ग्लाइडर्स एंड ऑल ग्लाइडर्स आर अम्ब्रेलास। तो वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करते हैं। सम बसेस आर ग्लाइडर्स, जब सम का केस होता है तो दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे बस का बी लिख दिया, ग्लाइडर का जी लिख दिया। फिर उसने बोला ऑल ग्लाइडर्स आर अम्ब्रेलास। अब जितने भी ग्लाइडर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अम्ब्रेला हैं। सारे के सारे क्या हैं? अम्ब्रेला हैं। कंक्लूजन देख लेते हैं, हमें यही फाइंड आउट करना है कि विच कंक्लूजन इज करेक्ट। इज कंक्लूजन 1 करेक्ट और 2 करेक्ट और बोथ द कंक्लूजन आर करेक्ट, आइदर और। देख लेते हैं कि कौन सा कंक्लूजन सही है। तो पहला कंक्लूजन दिया है, नो अम्ब्रेला इज अ बस। नो अम्ब्रेला इज अ बस, कि कोई भी अम्ब्रेला बस नहीं है। देखिए, अगर कोई भी अम्ब्रेला बस नहीं होती तो अम्ब्रेला वाला सर्कल जो था स्टूडेंट्स, वो बस को इंटरसेक्ट करता ही नहीं। यहाँ हमें अम्ब्रेला और आपके बस के बीच का रिलेशनशिप जो होता वो गिवन नहीं होता। अगर बस और अम्ब्रेला के बारे में कुछ नहीं बताया होता तो उस केस में नो अम्ब्रेला इज बस हमारा करेक्ट हो जाता, मीन्स हम उसे आइदर और में ले सकते थे, राइट, ले सकते थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लेंगे, क्योंकि अगर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन गिवन नहीं होता है तो उस केस में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट 100% वी आर नॉट श्योर कि वैसा ही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अम्ब्रेला का जो सर्कल है वो बस को इंटरसेक्ट कर गया है, इसलिए कंक्लूजन 1 जो है वो हमारा इनकरेक्ट होगा। दूसरा कंक्लूजन दिया है, सम बसेस आर अम्ब्रेलास। यस, सम बसेस आर अम्ब्रेलास, क्योंकि अम्ब्रेला का जो सर्कल है वो बस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अगर सारे ग्लाइडर्स जो हैं वो अम्ब्रेला है और ग्लाइडर्स कुछ जो है वो बस है, तो कुछ ना कुछ अम्ब्रेलास तो बस होंगी ही होंगी, राइट। तो which conclusion is correct? Conclusion 2 is correct. So this is this option 4. Only conclusion 2 is correct. Only conclusion 2 follows. ठीक है, एक बात समझिएगा, यहाँ पे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं फॉर योर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पोस्ट वो डिस्कस कर रही हूँ। When we teach in a class, तो हम पूरा कंसेप्ट आपको वहाँ पे जो है समझाते हैं, और उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आपको कंसेप्ट में कहीं कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप जो है आप हमारा ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कोर्स जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट हो रहे होंगे, आप उन नंबर्स पे जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है देन यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप योर क्वेरी रिलेटेड टू योर जनरल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज, फिजिक्स एंड मैथ्स, ठीक है। तो आप अपनी क्वेरी भी हमें भेज सकते हैं। अदरवाइज वी आर ऑफरिंग वेरियस कोर्सेज फॉर योर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर प्रिपरेशन। यहाँ पे क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है और द गुड पार्ट इज दिस कि काफ़ी अच्छी सैलरी जो है, पे स्केल जो है वो ऑफर किया जा रहा है फ्रेश ग्रेजुएट्स को। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है वो भी बहुत सिंपल है कि कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए। तो बीइंग अ ग्रेजुएट यू आर गेटिंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी विच वी कैनॉट मिस, जिसको हम मिस नहीं कर सकते। इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए
और इस एग्जाम को क्रैक कीजिए, राइट, क्योंकि बहुत टफ नहीं आता, बहुत सिंपल सा टेस्ट पेपर जो है यहाँ पे पूछा जाता है। बस व्हाट मैटर्स कि हमारी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छे से 120 क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं तो पूरे 120 मार्क्स वी कैन स्कोर, पूरे मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं पूरे के पूरे, क्योंकि बहुत सिंपल सिलेबस है। बस और बस हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें कंसेप्ट क्लियर है, हम क्वेश्चन टाइमली जो है अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पे तो आपको टाइम भी काफी मिल रहा है, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए पूरा 1 मिनट का टाइम है आपके पास, तो इजीली आप पूरे मार्क्स यहाँ पे जो है स्कोर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज पूजा लेफ्ट हर हाउस एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। ओके, इसको पढ़ने से पहले एक चीज क्लियर हो रही है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको मैं पूरा पढ़ूं उससे पहले हम डायरेक्शन मैप बना लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन के क्वेश्चन जो है इस मैप से सॉल्व करना काफी इजी रहता है। तो टॉप में नॉर्थ, बॉटम में साउथ, लेफ्ट साइड हमारा वेस्ट होता है और राइट साइड हमारा ईस्ट होता है, राइट। तो ये तो हमारा बन गया। आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इट इज पूजा लेफ्ट हर हाउस एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब हमें नहीं मालूम पूजा का घर कहाँ है, तो हमने इस पॉइंट पे ही मान लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे मान लिया पूजा का घर यहाँ था। शी लेफ्ट हर हाउस एंड वॉक्स 80 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, देन शी टर्न्स टू हर राइट। अब क्योंकि उसकी फेसिंग जो है वो नॉर्थ की साइड है, तो वेस्ट वाला पोर्शन उसका लेफ्ट होगा और ईस्ट वाला पोर्शन उसका राइट होगा। देन शी टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक्स फॉर 120 मीटर, तो 120 मीटर वो राइट साइड वॉक करती है। She again turns right and walks for 80 meter. Again, she took right turn. अब फेसिंग उसकी किधर है, ईस्ट की तरफ है, तो नॉर्थ की तरफ उसका लेफ्ट होगा और साउथ की तरफ उसका राइट होगा। तो राइट हैंड साइड वो मूव करती है, वॉक करती है और 80 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। At this point, she finally turns to her right and walks 150 meter. अब क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, राइट, तो ईस्ट की तरफ जाएगी तो लेफ्ट होगा और वेस्ट की तरफ जाएगी तो राइट होगा। तो वो राइट जो है टर्न लेती है और 150 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करती है, क्योंकि यहाँ पे 120 है तो इससे ज्यादा ही होगा। इट इज 150 मीटर। हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, देखिए इतना डिस्टेंस तो जो है 120 मीटर का है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 30 मीटर, राइट। 30 प्लस 120 इज 150। तो हाउ फार शी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? शी इज 30 मीटर फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। एंड इन विच डायरेक्शन हर हाउस इज फ्रॉम द फाइनल रीच पॉइंट? तो जहां पे वो है वहां से उसका घर जो है वो किस डायरेक्शन में है? तो देखिए अब वो जो खड़ी कहाँ पे है, वो यहाँ पे खड़ी है, उसको आना कहाँ पे, इस पॉइंट पे आना है, तो इस पॉइंट पे आना है तो फेस टर्न करेगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, ईस्ट की डायरेक्शन में जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, जो डिस्टेंस है दैट इज 30 मीटर और जो हमारी डायरेक्शन होगी इट विल बी ईस्ट। तो 30 मीटर ड्यू ईस्ट, सॉरी 37 है ये, तो इट इज 30 मीटर, ऑप्शन 2, 30 मीटर ड्यू ईस्ट। वेयर शी विल वॉक टूवर्ड्स, शी विल वॉक टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, राइट, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट उसका कहाँ पे था, जहां से हमारा फाइनल पॉइंट है, अगर उस डायरेक्शन से देखें तो शी विल मूव टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन का क्वेश्चन आ रहा है तो हमें सबसे पहले जो है डायरेक्शन चार्ट बना लेना है, सिंपल जो है डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेनी है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट।
ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंगली जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली लेफ्ट एंड राइट हम लोग जो है वो करेंगे। तो 6 क्वेश्चंस अभी तक हम लोग फाइनली कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, which two numbers and sign should interchange to make the following equation correct? कि कौन से दो जो हैं नंबर्स और साइन जो हैं वो हमें इंटरचेंज कर देने चाहिए हैं जिससे कि हमारी इक्वेशन जो है वो करेक्ट हो जाए। ठीक है, पहले इक्वेशन देख लेते हैं। इट इज 14 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 12 प्लस 13 इक्वल्स टू 8। सो 14 ओके, सबसे पहले बॉडमास का रूल कहता है डिवाइड करिए। सो 3 डिवाइडेड बाय 6 इज 0.5, देन मल्टीप्लाई, इट विल बी 7। 14 को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 7 माइनस 12 प्लस 13। आप क्या करेंगे, प्लस वाले नंबर्स जो हैं उनको एक साइड पे ले लीजिए। 7 प्लस 13 माइनस 12 इट इज 20, 20 माइनस 12 इट इज 8। तो देखिए आंसर तो हमारा सेम आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो सेम आ रही है, लेकिन हमें कोई दो नंबर जो हैं वो इंटरचेंज करने हैं और दो सिंबल भी। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने यहाँ पे किया, जब मैं कर रही थी तो मैंने क्या किया था, प्लस वाला नंबर पहले ले लिया था, माइनस वाला बाद में ले लिया था। तो इंटरचेंज क्या करेंगे, 12 और 13 को इंटरचेंज कर देते, जो मैंने यहाँ पे किया भी है, इस पॉइंट पे आके किया भी है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे प्लस 13 कर दीजिए और यहाँ पे माइनस 12 कर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि इसके आगे प्लस था। ठीक है, तो इसके लिए माइनस लगा, सॉरी यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था। जब मैं 13 को इधर ले जा रही हूँ, 12 को इधर ले जा रही हूँ, यहाँ पे जो है माइनस था इसको प्लस कर दिया और इसको जहाँ पे प्लस था उसको माइनस कर दिया। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ दो नंबर्स को इंटरचेंज करना था और उसके साइन इंटरचेंज करने थे। तो हमारा आंसर जो है सीधा सीधा जो है हमारा 8 आ जाएगा। बाकी के भी लगा के देख सकते हो और उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी जो है मिल जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि जब मैं इंटरचेंज कर रही हूँ, मैं प्लस का नंबर इधर ला रही हूँ, माइनस का उधर लेकर के जा रही हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा सिंपल हो रहा है, राइट। तो सिंपल हमें किसकी प्लेसिंग जो है चेंज करनी है, इन दो नंबर्स की। ठीक है ना, so this equation will become like this, 14 multiplied by 3 divided by 6 plus 13 minus 12 equals to 8, right। बाकी के ऑप्शंस जो हैं ऐसे में ज़रूर ट्राई कर लीजिए, हिट एंड ट्रायल ही इनमें जो है लगता है। ठीक है, कोई इसका लॉजिक नहीं है, सिंपल सा आपको करना क्या है, नंबर्स को इंटरचेंज करके देख लीजिए और जो जिससे आपका आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करेक्ट आ रही होगी, दैट ऑप्शन विल बी दी राइट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 7 क्वेश्चंस हम लोग अभी तक वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, P, Q, R, S, T and U were sitting around a circular table and facing the center। मिसिंग है यहाँ पे इसलिए मैंने लिख दिया है, जरूरी नहीं है कि सेंटर ही हो, फेसिंग आउटसाइड द सेंटर भी हो सकता है। ठीक है, so P, Q, R, S, T, U were sitting around a circular table facing the center. They were sitting at equal distances from one another. T and R were sitting exactly next to each other. P was at the immediate right of U. Q was at the immediate left of T. R is third to the left of S, who is sitting to the immediate left of Q. क्वेश्चन मैंने पढ़ा, इतना मुझे समझ में आया कि सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का। अब देखिए, चाहे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हो या स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट हो या आपका
वो होता है ना सिटिंग इन अ रो, है ना, रो वाला जो क्वेश्चन होता है एक लाइन में बैठे हुए, तो वो हो। सबसे पहला करना क्या है, क्योंकि ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और जितने नंबर ऑफ मेंबर्स हमें यहाँ पे बताए हुए हैं उतने नंबर ऑफ मेंबर्स में उस सर्कल को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये एक सर्कल जो है ड्रॉ हमने कर दिया और 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैं एक की जगह 2 सर्कल बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमको देखना पड़ता है कि बेस्ट पॉसिबल क्या सेटिंग अरेंजमेंट हो सकता है। मिनिमम 2 मैंने यहाँ पे बना दिए। आप भी जब क्वेश्चन इस तरीके का शुरू करें तो 2 पार्ट में उसको मतलब 2 सर्कल्स जो हैं वो ड्रॉ कर दीजिए। अंदर की तरफ मैंने एरो भी लगा दी जिससे कि मुझे ध्यान रहे कि मेरी जो पोजीशन जो होगी, फेसिंग जो होगी, दैट विल बी इनसाइड द सर्कल। ओके, चलिए अब उसने बोला क्या है, देखिए 6 के 6 इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिए। क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होता है, T एंड R वर सिटिंग एग्जैक्टली नेक्स्ट टू ईच अदर। अब T और R जो है वो दोनों साथ में बैठे हैं। ये नहीं हमें बताया कि जो है T और R जो है बैठे जरूर है साथ में, लेकिन कौन लेफ्ट डायरेक्शन में कौन राइट में, तो ये हमें नहीं मालूम। तो मैंने यहाँ लिख दिया T और यहाँ लिख दिया R के लेफ्ट में मैंने T लिख दिया और यहाँ पे इसीलिए R के राइट में भी T लिख दिया। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली किसकी पोजीशन लेफ्ट और राइट थी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर उसने बोला P वॉज इमीडिएट राइट ऑफ U। P जो है वो इमीडिएट राइट है U के। अब P और U का पोजीशन हमें अभी नहीं मालूम है, मैं रुक रही हूँ, मैं देखती हूँ कि T और R से रिलेटेड कुछ हमें यहाँ पे दिया हो। तो देखिए Q was at a immediate left of T. Q was immediate left of T. तो देखें यहाँ पे Q है और सॉरी T है, T की फेसिंग सेंटर में, तो इसका लेफ्ट ये होगा, तो Q यहाँ बैठेगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे T के लेफ्ट में R को बिठा दिया था, तो Q यहाँ नहीं बैठ सकता। इट मीन्स दिस पिक्चर इज रॉन्ग, दिस फिगर इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये 3 लोगों की प्लेसिंग हमारी हो गई। अभी हमारा ये बाकी है, P was at immediate right of U, ये अभी हमारा बाकी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या दिए, R is third to the left of S। R जो है S के लेफ्ट से थर्ड है। अगर R जो है S के लेफ्ट से थर्ड है, इट मीन्स R के राइट में है S। ठीक है, तो और S की पोजीशन क्या होगी, थर्ड ही होगी। 1 2 3 ये S आ गया। अब मैंने जब S को बिठाया तो आप चेक भी कर सकते हैं, तो जो S का लेफ्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, 1 2 3। ठीक है ना, आ गया हमारा। अब हमारा क्या बचा हुआ था, P और U वाला बचा हुआ था ऑप्शन, उसको हमें सिटिंग अरेंजमेंट करना था। अब यहाँ क्या बोला था, P वॉज इमीडिएट राइट ऑफ U। और तो कोई स्टेटमेंट अब हमारे को दी नहीं हुई है और कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई है, 2 ही प्लेसेस बच रहे हैं, इन्हीं 2 प्लेसेस पे P एंड U आएगा। अब उसने क्या बोला था, P जो है इमीडिएट राइट है U के, तो U को मैंने यहाँ बिठाया, U को मैंने यहाँ बिठाया, तो इसका इमीडिएट राइट तो S आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो R चाहिए इमीडिएट, सॉरी P चाहिए इमीडिएट राइट, तो U यहाँ पे बैठेगा और P हमारा यहाँ बैठेगा। ठीक है, P हमारा कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। बन गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं कैंडिडेट्स। इट इज हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q। Q के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, तो देखिए इमीडिएट लेफ्ट के लिए ये वाली सर्कल चलेगी। ठीक है, तो Q के इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट मतलब बिल्कुल जस्ट साथ में, इमीडिएट मतलब जस्ट साथ में कौन बैठा है, लेफ्ट साइड पे इट इज S। कौन बैठा है, S बैठा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन
3 is the right answer. S is sitting immediate left of Q. ठीक है, समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा लगाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिटिंग अरेंजमेंट, इसका क्वेश्चन हमें मिलना ही मिलना है। ज़रूरी नहीं है कि वो सर्कुलर अरेंजमेंट हो, वो लीनियर अरेंजमेंट भी हो सकता है। लीनियर अरेंजमेंट जिसमें लाइन में जो है कुछ फेलोज बैठे होते हैं, जैसे यहाँ पे 6 मेंबर्स थे, वैसे लाइन में लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में वो कहते हैं एक लाइन में बैठे हैं, दे आर फेसिंग टू द नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली लाइन को ड्रॉ कर लीजिए और सिटिंग अरेंजमेंट उसका कर दीजिए और कोशिश कीजिए स्टेटमेंट वाइज जो है चलिए। और अगर कोई स्टेटमेंट आपने, जैसे मैंने यहाँ पे रो की थी, तो उसको हाईलाइट कर लीजिए, जिससे आपको ध्यान में रहे कि अभी हमने ये वाले जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनको अभी जो है अरेंज नहीं किया, जिससे आपको ध्यान में रहे, कोई कंफ्यूजन जो है वो आपको ना हो। So we are done with question number 8. Now we will move toward question number 9. Question number 9, in a certain code language. Okay, तो coding decoding का question है। In a certain code language, book is written as DRTR and worm is written as YRWT. How will read written in that language? तो read को आप कैसे लिखोगे इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में? ठीक है, कोड हमें यहाँ दिया है। आप एक बार फिर से अपने लिए ABCD जो है लिख लीजिए। आपको तो रफ शीट मिलेगी तो एक बार लिख लीजिएगा और उसी में ही जो है उसी को यूज कीजिएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये बन गया। बुक का कोड क्या है? DRTR। बी के आफ्टर डी कितने प्लेस पे आता है? 1 2 +2। ओ के बाद R 1 2 3। OT 1 2 3 4 5। KR 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पे भी जो है प्राइम नंबर्स ऐड कर रहे हैं, है ना। अल्फाबेट्स में भी कितने क्या हो रहे हैं ऐड? प्राइम नंबर्स। चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं। सेम WY +2 OR +3 RW 1 2 3 4 5 MT 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो पहले +2 किया, फिर +3 किया, देन +5, फिर +7। तो वही चीज आप भी लिख लीजिए यहाँ पे, +2 +3 +5 +7 और इसके बेसिस पे आंसर जो है वो फाइंड कर लीजिए। R में +2 किया, R यहाँ है 1 2 T आया। E में +3 किया 1 2 3 H आएगा। A में +5 करेंगे तो F आएगा, है ना। 1 2 3 4 5 और D में +7 करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। K आया, आंसर क्या आया? THFK। कोड क्या आया? THFK। तो ऑप्शन में देख लीजिए THFK कौन सा ऑप्शन है? THFK, इट इज ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, सिंपल। यहाँ पे जो एडिशन सब्ट्रैक्शन और नंबर सीरीज अगर आ जाए तो उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो सकता है आपका। और जैसे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग करते तो या तो सीधी सीधी जो है, जैसे अभी हमने किया तो सीधा सीधा सिंपल सा चल रहा था। चलिए अगला आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। ओके,
R means M is the sister of the husband of R. M copyright R means M is son of R. M Y R means M is brother of R. M equals R means M is the daughter-in-law of R. How is A related to E in the following expression? Okay. ए और ई का रिलेशन निकालना है, तो मतलब यहाँ पे जो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ब्लड रिलेशन का है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट हमको दी हुई है ए वाई बी। ओके, तो ए वाई बी के लिए क्या दिया है? ए इज ब्रदर ऑफ बी, है ना। ये जो इसका मतलब क्या है? ये ब्रदर, ठीक है। ऐसे कॉपीराइट मीन्स सन, तो ऐसे ही ए वाई बी, वाई मीन्स ब्रदर, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो देखिए, अगर जो बॉय होगा उसके लिए हम लोग स्क्वायर बना देंगे और जो गर्ल होगी उसके लिए हम लोग सर्कल बना देंगे, इससे इजी हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ है तो उसके लिए दो लाइंस एरो वाली ड्रॉ कर देंगे, सिंपल, एज सिंपल इज दैट, ठीक है। तो ए वाई बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। एक मिनट, अभी हमें बी के बारे में रिलेशन नहीं दिया है, तो इसलिए मैंने सर्कल और स्क्वायर नहीं बनाया, आगे पता चलेगा। B and C. Okay, B is sister of the husband of R, मतलब B is the sister of the husband of C, means जो B जो है वो C की क्या है? B जो है वो सिस्टर है किसकी? C के हस्बैंड की, मीन्स सिस्टर इन लॉ। वो क्या है? सिस्टर इन लॉ है। तो बी जो है क्या है? वो सिस्टर इन लॉ है किसकी? सी की, ननंद भाभी का रिश्ता हो गया। नंद और भाभी, ठीक है, दोनों एक दूसरे की क्या है? सिस्टर इन लॉ है। C equals to D. C is daughter in law of D. Equals to का मतलब क्या था? daughter in law, बहू, ठीक है। C जो है वो D की क्या है? daughter in law है। D का अभी हमें मालूम नहीं है कि D मेल है फीमेल, नेक्स्ट में देखते हैं। D कॉपीराइट E, कॉपीराइट E, D is son of E, मतलब ये जो है आपका क्या है? फादर इन लॉ हुआ ना सी का, और ये आपका आ गया ई का, ई का सन है। ई मदर भी हो सकते हैं, और ई जो है आपकी जो है आपका फादर भी जो है डी का हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, उसने क्या पूछा था? ये दोनों ही हो सकता है ना, दोनों ही क्वेश्चन है। इसको मैं एक बार दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है तो क्लियर नहीं आ रहा कि क्या होगा। इट इज दोनों ही बना दिए, क्योंकि अभी हमें मालूम ही नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। इनकी बहू है सी, ऑब्वियस सी बात है कि इनकी अगर बहू है तो इसकी वाइफ होगी ए की, ठीक है। और ए और बी जो है वो ब्रदर सिस्टर है, और ये दोनों आपस में कौन है? सिस्टर इन लॉ। तो दोबारा से इसको हम लोगों ने
ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। अब उसने क्या पूछा कि ए और ई में क्या रिलेशनशिप है। तो ए जो है बेसिकली डी का सन है, डी के दो बच्चे हैं, एक आपका ए और एक आपका बी। ए उनका सन है डी का, और बी का क्या है, ए जो है डी का सन है, बी जो है डी की डॉटर है। लेकिन और डी जो है वो किसका सन है, ई का सन है। तो ई और ए में क्या रिलेशन है, ठीक है, ए और ई में क्या रिलेशन है। बेसिकली जो ई और ई जो है वो ए के क्या लगेंगे, या तो ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंडफादर, ठीक है, और ए जो है वो क्या लगेगा, ई का ग्रैंड सन। अब ए का पूछे ना, तो ए इज ग्रैंड सन ऑफ ई। ए क्या है, ग्रैंड सन है ई का, लेकिन ग्रैंड सन तो हमें ऑप्शन नहीं दिया है, डॉटर तो नहीं है, सन भी नहीं है और सन इन लॉ भी नहीं है। तो क्या होगा, चाइल्ड सन, है ना। चाइल्ड सन कैसे, डी जो है वो ई का क्या है, चाइल्ड है, और ए जो है वो डी का क्या है, सन है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट्स करेक्ट होगा, इट विल बी ऑप्शन 1 चाइल्ड सन। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया है, जो ऑप्शन दिए वो थोड़े घुमा के दिए, अदरवाइज डायरेक्टली निकल रहा है कि ग्रैंड सन है, ए इज ग्रैंड सन ऑफ ई। और अगर ई से पूछ लिया जाता तो ई इज आइदर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, ठीक। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो ट्विस्टेड है, ट्रिकी है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज इजी है लेकिन ट्रिकी है। चलिए अगला क्वेश्चन भी हमें जो यहाँ पे दिया हुआ है वो भी ब्लड रिलेशन का ही है, ठीक है। ये हमें रिलेशनशिप जो है वो दिया हुआ है कि अगर ये बना हुआ है इट मीन्स वाइफ, ये 3 = 2 वाले साइन है तो फादर, यूरो साइन है तो डॉटर, =2 का साइन है तो सन, ठीक है, ये दिया हुआ है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। ए जो है वो एफ से कैसे रिलेट होगा, इज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन को सॉल्व करते, a = b मीन्स a इज, देखो एक एक करके लेंगे, यहाँ पे क्या है, a इज सन ऑफ b, a इज सन ऑफ b। सन के लिए, बॉय के लिए मैंने क्या बोला था, स्क्वायर बनाएंगे, a इज सन ऑफ b, a इनका सन है, ठीक है। b का भी हमें जेंडर नहीं मालूम है। अब आते हैं b से c पे, तो ये दिया हुआ है सिंबल, b इज वाइफ ऑफ c, b इज वाइफ ऑफ c, तो मतलब ये लेडी है और ये हस्बैंड वाइफ है, वाइफ ऑफ c, ठीक है ना। इसकी मदर, तो ये फादर हुआ और ये इनका भी सन हुआ, इतना लिख लीजिएगा। अब हमें क्या दिया है, C to D, C is फादर ऑफ D। अब C जो है वो D के भी फादर है, D का जेंडर क्या है, ऐसे ये इसकी मदर होंगे, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला, अब D का जेंडर देखते हैं, D इज वाइफ ऑफ F। D जो है मतलब D इज अ गर्ल, इनकी डॉटर हुई, D इज अ वाइफ ऑफ F, ठीक है। ये ब्रदर सिस्टर हो गए,
ठीक है, और ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमसे क्या पूछे, अब देखो इतना समझ लीजिए, दो कपल हैं यहाँ पे बी एंड सी, बी एंड सी दो कपल हैं, सॉरी एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है बी और सी, इनके दो बच्चे हैं ए और डी, दो बच्चे हैं, ठीक है ना, ब्रदर एंड सिस्टर, और डी का हस्बैंड कौन है, एफ है, ये क्या है, हस्बैंड वाइफ दूसरा कपल, ये हो गया, और एक कपल ये हो गया, ठीक है, सर्कल वाली वाइफ और स्क्वायर वाला हस्बैंड, ठीक है, और ब्रदर सिस्टर है तो स्क्वायर वाला ब्रदर और सर्कल वाली सिस्टर। डबल लाइन से मैंने हाईलाइट किया है हस्बैंड वाइफ को, ब्रदर सिस्टर को सिंगल लाइन से जो है हाईलाइट किया, ये ध्यान रखिए। अब उनने क्या पूछा, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए जो है वो एफ से कैसे रिलेटेड है, तो ए की सिस्टर है डी, ए की सिस्टर है डी, और डी का हस्बैंड क्या है, कौन है, एफ है, तो ए जो है बेसिकली एफ का क्या होगा, ब्रदर इन लॉ, क्या होगा, ब्रदर इन लॉ, जिसको हम हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं साला, ठीक है, और एफ क्या होगा, ए का जीजा, ठीक है ना, बहन का हस्बैंड जो है वो क्या लगेगा, भाई का, वो जीजा लगेगा, और जो भाई है वो उसका साला लगेगा, ब्रदर इन लॉ लगेगा इंग्लिश में। अब ऑप्शन में आ जाइए, अब देखिए ब्रदर इन लॉ हमारे पास नहीं है, एफ जो है, ए जो है वो ब्रदर तो नहीं है, ब्रदर इन लॉ है, ठीक है, फादर इन लॉ भी नहीं है, सन भी नहीं। अब ऑप्शन देखिए, वाइफ्स ब्रदर, ए जो है वो एफ का क्या है, एफ की वाइफ का ब्रदर है, क्या है, एफ की वाइफ का ब्रदर। यहां पे भी ट्विस्ट किया है, यहां पे भी क्वेश्चन में ट्विस्ट किया है, डायरेक्ट ना ऑप्शन दे करके आंसर का मतलब ब्रदर इन लॉ ऑप्शन ना दे करके क्या दिया, वाइफ्स ब्रदर, मतलब एफ की जो वाइफ है दैट इज डी, डी का ब्रदर है ए, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, इट विल बी वाइफ्स ब्रदर, इट इज वाइफ्स ब्रदर। तो अभी तक देखो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 तक अभी देखो हमने क्या देखा, सारे क्वेश्चन इजी थे, ट्रिकी क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन पे बहुत मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, आसान है क्वेश्चन, टफ नहीं है, पर थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान देना होगा। चलिए इजीली सॉल्व कर लिया हमने, वापस से आते क्वेश्चन नंबर 12 पे। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, अगेन सिंबल अल्फाबेट नंबर सीरीज, ओके, तो सीरीज नहीं पढ़ूंगी, सीधा नीचे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, सब जस्ट नंबर से पहले सिंबल आए एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, मतलब नंबर से पहले भी सिंबल होना चाहिए, नंबर के बाद भी सिंबल होना चाहिए, ऐसे कितने पेयर जो हैं, से कितने नंबर्स हैं, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो नंबर पे देखेंगे, नंबर से पहले सिंबल और नंबर के बाद सिंबल, एक ये बना, फिर दूसरे पे आते हैं, नंबर से पहले सिंबल नहीं है, नंबर से पहले सिंबल है और बाद में भी सिंबल है, एक ये बन गया, नंबर से पहले सिंबल और नंबर के बाद सिंबल, नंबर के पहले सिंबल और फिर बाद में सिंबल, नंबर के पहले सिंबल है बाद में नहीं है, यहाँ पे बाद में पहले नहीं है, पहले है बाद में नहीं है, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने, 1 2 3 4, तो ऐसे कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, ऑप्शन 4। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया मैंने, सीधा सीधा यहाँ पे सर्कल किया और काउंट कर लिया कितने नंबर्स हैं विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय सिंबल,
देयर आर 4 numbers, so option 4 is the right answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें एक करेक्शन है, पहले वो कर देती हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शंस में हमें प्लस दिया है, दैट इज नॉट प्लस, दैट इज डिवीजन, दैट इज डिवीजन। चाहे तो इसको एक बार दोबारा लिख देती हूँ। ऑप्शन 1 इज मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वल्स टू माइनस। ऑप्शन 2 डिवाइड, मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू माइनस। ऑप्शन 3 डिवाइड, मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू मल्टीप्लाई। ऑप्शन 4 मल्टीप्लाई, इक्वल, माइनस, डिवाइड। ये है ऑप्शन, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन दैट कैन सीक्वेंसली रिप्लेस द साइंस एंड बैलेंस द गिवन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे एट द रेट के साइन दिए हैं। एट द रेट साइन की जगह आपको ये जो ऑप्शन में जो आपको सिंबल्स दिए हैं, सॉरी मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिए हैं, वो आपको जो है रिप्लेस करने हैं और फिर बताना है कि कौन सी इक्वेशन जो है एज पर दीज मैथमेटिकल ऑपरेशन इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अगेन 1 by 1 जो है ये ऑप्शंस जो है लगाने होंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 40, फिर क्या लगेगा, मल्टीप्लाई, 8, फिर डिवाइड, फिर 7, फिर इक्वल्स टू, फिर 7 माइनस। ऐसे दूसरा देख ले, मतलब सब लिख लीजिए पहले। 40 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 7 equals to 7 minus 5. Third is 40 divide 8 multiply 7 equals to 7 multiply by 5. 40 multiply by 8 equals to 7 minus 7 divide 5. ठीक है, ये सारे लिख दिए। अब देखना है कि किसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। सो डिवाइड करेंगे तो 40 इंटू 8 बाई 7 इक्वल्स टू 2, तो ये तो आएगा नहीं, दिस इज रॉन्ग। फिर है हमारा 40 डिवाइड बाई 8 इज 5 मल्टीप्लाई बाई 7, यहाँ पे 2 आया तो ये तो 35 है। so 35 इज नॉट इक्वल्स टू 2, ये भी गलत है। फिर 40 डिवाइडेड बाई 8 इज 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो दोनों तरफ देखिए यहाँ पे 35 आ गया। इसको भी मैं सॉल्व कर देती हूँ। 320 7 माइनस 7 बाय 5, तो ये भी रॉन्ग आ रहा है। तो विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 हमारा ये वाला था। तो these signs are correct when we replace it with at the rate sign, right? इससे हमें LHS और RHS बोथ साइड जो है वो इक्वल मिल रही है। तो यहाँ पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एट द रेट साइन की जगह जो हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिए उन्हें हमें जो है रिप्लेस करना है और उसके बाद देखना है कि कौन सा वाला जो है इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनमें हार्डली यू विल टेक 10 to 20 सेकेंड्स टू सॉल्व। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। A certain number of people are sitting in a row facing north। देखिए मैंने अभी आपसे बोला था कि लीनियर अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन हमें मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या बोला, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, हमें नंबर ऑफ पीपल जो है नहीं बताए गए हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, सबकी फेसिंग कहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ है। आर, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है तो जैसे जैसे स्टेटमेंट दिए उसके हिसाब से बनाते चलेंगे। आर सेट्स एट वन ऑफ द पोजीशन एट द राइट ऑफ जी। अब आर जो है वो जी के राइट में बैठा है, ये नहीं मालूम है कि उसकी प्लेसिंग क्या है, बस इतना मालूम है हमें कि राइट साइड पे है। तो जी मैंने यहाँ बना दिया और आर मैंने
यहाँ बना दिया, ठीक है, एरो नॉर्थ की डायरेक्शन में कर दिया जिससे हमें ध्यान रहे। फिर दिया है P सेट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ Y। अब P जो है Y के लेफ्ट से फोर्थ है, Y अगर यहाँ है 1 2 3 4 तो P यहाँ बैठेगा। ओनली 2 people सिट बिटवीन R एंड T। R और T के बीच में 2 ही लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। अब एक सेकेंड, एक ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिडिल में इसलिए दे दिया क्योंकि ये तो हमें बताया नहीं है कि जी के किस डायरेक्शन मतलब किस प्लेसिंग पे है, बस ये बताया कि राइट हैंड साइड पे है, तो टी जो है बीच में भी आ सकता है। और इसी का एक पिक्चर इस तरीके से भी बन सकता है, आर और टी के बीच में 2 लोग हैं, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर उसने बोला y सेट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ g। y जो है वो g के लेफ्ट से फोर्थ प्लेस पे, ठीक है। इसको रब कर दे रही हूँ और इसी को आगे एक्सटेंड करती हूँ। 1 2 3 4 y यहाँ पे भी है और यहाँ पे फिर यहाँ एक्सटेंड करते हैं 1 2 3 4 y यहाँ आ गया। और एक और चीज थी हमारे पास, क्या था, p के फोर्थ डायरेक्शन में हमारा क्या है, सॉरी y के फोर्थ लेफ्ट p 2 3 4 तो p यहाँ आ गया 1 2 3 4 तो p हमारा यहाँ आ गया। फिर आगे हमें क्या बोल रहा है, G सेट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। G जो है इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है किसके, T के, इमीडिएट बिल्कुल जस्ट साथ में। तो यहाँ तो काफी सारी गैपिंग है, तो ये तो गलत हो गया, दिस वन इज रॉन्ग। लेकिन इसमें इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, ठीक है, इतना क्लियर। अब आगे उन्होंने बोला इफ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो। अब अगर कोई और पर्सन नहीं है इस रो में, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल सिटेड, कितने लोग जो है बैठे हैं। ये वाला तो हमारा गलत है, इसमें काउंट कर लेते कितने लोग हैं। तो पी से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने लोग आए, 13। मैंने जितने एरोस बनाए थे उतने काउंट कर लिए। ऑप्शन क्या आ गया सही, ऑप्शन 2 13। ऑप्शन 2 13 इज द राइट आंसर, ठीक। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। सिंपल स्टेटमेंट वाइज जो है पढ़ते चलना है और बनाते चलना है, और जो स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है उसको आपको जो है कट करते चलिए। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। Each of Z, Y, X, W, V, U and T has to join educational seminar on a different day of the week starting on Monday and ending on Sunday of the same week. 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 लोग हैं जिन्हें एजुकेशनल टूर जो है, सॉरी एजुकेशनल सेमिनार जो है ज्वाइन करना है मंडे से लेकर के संडे के बीच में। 7 डेज होते हैं वीक में, 7 पीपल हैं और हर फेलो जो है एक डिफरेंट डे पे जो है उस सेमिनार को अटेंड करेगा, ज्वाइन करेगा। तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ पजल, ठीक है। तो 7 पीपल एंड 7 डेज। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट वाइज पढ़ते चलेंगे और एक पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे, सो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, वी विल ज्वाइन द सेमिनार एग्जैक्टली बिटवीन y एंड z, सॉरी y एंड x। v जो है y और x के जस्ट एग्जैक्टली बीच में जो है उसे ज्वाइन करेगा।
तो एक इक्वेशन ये बनेगी, y और x के बीच में होगा v, या फिर x पहले ज्वाइन करेगा और y बाद में और बीच में v। ऐसा भी हो सकता है ना कि x v से पहले करे और y v के बाद, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। फिर है यू विल ज्वाइन द सेमिनार बिटवीन t एंड z। अब u जो है वो t और z के बीच में करेगा, तो ऐसे ही इसको भी 3 पार्ट में कर लीजिए, t z के बीच में u और ठीक है, ये बन गए, ठीक। अब आगे स्टेटमेंट दी है W will join the seminar immediately before T। T से जस्ट पहले जो है W जो है अटेंड करेगा, ठीक है। तो T हमारा यहाँ पे था नीचे सेकंड वाली स्टेटमेंट में, तो इमीडिएटली पहले करेगा, तो ये तो गलत हो गई क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली तो U पहले कर रहा है। तो ये वाली लेते हैं, फर्स्ट वाली जो हमने इसकी बनाई थी, इससे जस्ट पहले W करेगा। अब उसने आगे क्या बोला, X will join immediately after V, और X जो है वो जस्ट V के बाद करेगा, मीन्स X V के बाद आएगा, तो ये भी गलत हो गई, ये वाली करेक्ट होगी, ठीक है। फिर उसने बोला W will join on Thursday। जब W कब करेगा अटेंड, थर्सडे को, तो ये थर्सडे को करेगा। अब आपके लिए इजी हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए, ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। तो इट मीन्स ये पहले आ जाएंगी तीनों, x, v एंड y। इनके मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। w का थर्सडे, T का फ्राइडे, U का सैटरडे और Z का संडे। ये बन गया। क्वेश्चन क्या है, हु विल ज्वाइन ऑन सैटरडे। सैटरडे को कौन करेगा, तो मंडे हमारा Y था, तो सैटरडे पे आ जाएंगे U। U विल ज्वाइन ऑन सैटरडे। So which option is correct? Option 1 is correct. You will join the educational seminar on Saturday. तो सिंपल ये ध्यान रखना है कि सर्कुलर अरेंजमेंट हो हमारा या लीनियर अरेंजमेंट हो, पजल्स हो। पजल्स के डिफरेंट मेथड भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल सा था, तो इसलिए मैंने पॉसिबिलिटी के बेसिस पे जो है उसको अरेंज कर दिया। और भी डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम अपने जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे आपके रीजनिंग के, हमारे एप्टीट्यूड के, उसमें उन्हें हम शेयर करेंगे कि किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। सिंपल सा था, सिंपली हमने स्टेटमेंट जो है पढ़ते गए और सॉल्व यहाँ पे करते गए। तो आपने वीडियो देखा होगा, अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो इस बार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का एग्ज़ाम जो है अपीयर कर रहे हो, जिससे उन्हें भी हेल्प मिल सके। और फुल फ्लेज अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंसेप्ट समझें, तो उसके लिए वी आर ऑफरिंग ऑनलाइन क्लासेस एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस, जिसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे। वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, स्क्रीन पे भी हाईलाइट हो रहे हैं। सो गुड लक कैंडिडेट, स्टे ट्यून टू द गेट फोरम कानपुर गेट फ्लायर।